घाट पे मूर्ति तोड़ी गई, बाबा विश्वनाथ के मूर्तियों को तोड़ वहां पे शिवलिंग को तोड़ करके नाले में फेंका गया, तब क्यों नहीं खड़े हुए? ये लोग जब मुसलमान सड़कों पे मॉब लिंचिंग के द्वारा, फर्जी गौरक्षकों के द्वारा पीट पीट के मारा गया, उसका कब विरोध किया मोदी के लिए? तब मोदी का विरोध नहीं करते। हाँ, मोदी ने जब आपके ऊपर हमला कर दिया तब आप मोदी की कब्र खुदेगी, कोई कह रहा गाड़ देंगे, कोई कह रहा कुछ कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस बात पे लगातार कहती थी कि असहमति का भी सम्मान इस देश में होना चाहिए। नारा ये लगा रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और 48 घंटे में क्या हुआ कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उसके बाद मतलब उनकी मोदी जी की जात को लेकर के मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। एक भी नेता बीजेपी का खुल करके बोलने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जहां पे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों ने क्या क्या भाषाएं बोली, और यहीं पर स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री गूंगे बने रहे। जो सामान्य वर्ग के साथी हैं, सवर्ण हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि जातिगत सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। 3000 सालों से जो शोषित वंचित समाज है, उसके खिलाफ क्या क्या उत्पीड़न नहीं होता, तो उसके खिलाफ आप भी खड़े होइए। जो दास प्रथा थी, जो सामंती प्रथा थी, वो उस जात के बच्चे से पूछिए जिनके जात पे गालियां समाज में बनाई गई। वो चीजें धीरे धीरे दूर हो रही थी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार नफरत की राजनीति करती है, बांटने का काम करती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। छात्र की कोई जात नहीं होती, छात्र स्वयं में एक जात की। जो पहले आपको मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया, मुसलमानों को तालिबानी बताया। देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 38 यूनिवर्सिटियों में सामान्य जात के वाइस चांसलर हैं, जहां पे सिक्योरिटी कमेटी का चेयरपर्सन उस वाइस चांसलर को बनाया जा रहा है। क्या वहां पे न्याय होगा? इनके नारों पे मत चलिए, बटोगे कटोगे, 80-20 की राजनीति है। जब प्रधानमंत्री यहाँ पे कपड़े से पहचान लेता है, 80-20 की राजनीति की बात मुख्यमंत्री करता है, कटोगे तो बटोगे, तो किसने काटा आपको, किसने बांटा आपको? अगर आज भी आपकी आंख नहीं खुलती है तो मुझे लगता है कि आपका भविष्य अंधकारमय है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर निकल गया था, और ये वही लोग थे जो भाजपा के समर्थक थे, जिसने मोदी के खिलाफ लगातार नारे लगाए। कुछ ऐसे भी नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और ना जाने क्या क्या, जाति आधारित भी उनको कुछ ना कुछ कहा गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नई गाइडलाइन दी थी जो यूजीसी को, उस पर रोक लगा दी। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच एक ट्वीट वायरल हो रहा है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह उस संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे जिसने सिफारिश की थी, जिसने कुछ सुझाव दिए थे यूजीसी को, जो पिछले साल जब बहस हुई थी उसको लेकर। तो दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारी कुछ बातों को तो रखा गया, लेकिन कुछ बातों को उसमें नहीं रखा गया जिस पर विवाद हो रहा था। तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, इस पूरे आंदोलन को लेकर कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा कि कई ऐसे सुझाव हमने दिए थे जिसको तो उन्होंने रखा, लेकिन जिस चीज़ पर विवाद हो रहा है उसको हमने सुझाव दिया था, उसको नहीं रखा गया। देखिए, पहली बात की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी यूजीसी इक्विटी बिल को लेकर के, उसमें दिग्विजय सिंह साहब एज ए सीनियर पार्लियामेंट्री के तहत उसके चेयरपर्सन थे। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी उनके सांसद लोकसभा राज्यसभा के अधिक संख्या में थे। उसमें उनके पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी थे, जानी मानी अधिवक्ता बांसुरी स्वराज जी जो दिल्ली से सांसद वो हैं, जाने माने उनके प्रवक्ता उड़ीसा से संबित पात्रा थे, ऐसे तमाम लोग थे। तो ये, और वो कमेटी कोई एक व्यक्ति की नहीं होती, सबके समर्थन से। और सारी बिल पे जब चर्चा बाद में थोपा जाने का प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पे जब होने लगा, तो तब उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया कि भाई हमारी कमेटी ने जो चीज़ प्रस्ताव दिए थे उसमें तो जो 2-3 चीज़ें तो मानी ही नहीं गई, और वो सीधे सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह और यूजीसी के तहत उसको कर दिया गया, जिसको लेकर के बवाल मचा, और तब उनको खंडन करने के लिए आना पड़ा। और सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोमुहा चेहरा है ये छिपा नहीं पाए, क्योंकि जो नारे लगे 48 घंटे में हम लोग भी देख रहे थे। एक तरफ तो वो लोग जो भाजपा के सपोर्टर बनते थे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे, हिंदू रक्षक बोलते थे, तमाम उपलब्धियां थी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, और नारा ये लगा रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और 48 घंटे में क्या हुआ कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उसके बाद मतलब
उनकी मोदी जी की जात को लेकर के मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, आप अपने चैनल पे दिखाई रहे थे क्या क्या नहीं बोला गया। और अगर ये नारे कहीं जेएनयू में चल जाए, कहीं विपक्षी दल के लोग चला दें, तो वहां जो मूक दर्शक बन के पुलिस खड़ी थी तुरंत उनको पता चला यूएपीए के तहत जेल में दिया जाएगा, देशद्रोही हो जाएंगे। 48 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्टर, उनका कार्यकर्ता जो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो विस्मरण किया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उस पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुप रहे, गूंगे बने रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम चल गया होगा कि इस देश की जाति सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते नरेंद्र मोदी जी। और इसीलिए हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने जब संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करा करके रहेंगे, तब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि जाति जनगणना की बात करने वाले अर्बन नक्सल हैं। जहां पे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि पूरी कमेटी का एक निर्णय था कि अगर जो गलत आरोप लगे, गलत आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो, दंड का प्रावधान था। यह 2012 के हमारे बिल में था, यह आपने हटा दिया क्योंकि कमेटी ने इस चीज को कहा था। दूसरी तरफ कि जो आरोप लगते हैं यो उनका विस्तारीकरण किया जाए। भाई जैसे आपने विकलांग को जोड़ा, तो विकलांग जनरल कास्ट का भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकते हैं, महिलाओं में भी हो सकते हैं। और उसी तरह से जैसे बैकवर्ड में मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है। तो उसको आपने खुल करके उनको चीजों को नहीं कहा। और जो इक्विटी कमेटी बने उसमें कहा गया कि साहब एक 80 महिला, एसटी महिला हो और उनकी भी संख्या इस तरह की हो कि जिससे वो कमेटी न्याय कर सके। तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये इस पूरे मामले पर कांग्रेस खामोश रही। जब हम कवर कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस बताइए आज हमारे भी मामले पर चुप है, हम तो मोदी का विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस उनसे पूछना चाहती है कि मोदी का विरोध, जब देश का किसान 700 काले बिल के खिलाफ बैठा था और मर गया, उसके नाम पे इन लोगों ने कब विरोध किया? संसद में शोक विपक्ष के नेता ने मनाया और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने शोक में भी 2 मिनट खड़े होने का एहसास नहीं किया। ये लोग जब मुसलमान सड़कों पे मॉब लिंचिंग के द्वारा, फर्जी गौरक्षकों के द्वारा पीट पीट के मारा गया, उसका कब विरोध किया मोदी के लिए? ये लोग जब एसएससी के परीक्षा के धांधलियां पकड़ी गई और दिल्ली में छात्र और शिक्षक दोनों पीटे गए, तब ये कब बोले? तो और यही बनारस में मणिकर्णिका की जो है घाट पे मूर्ति तोड़ी गई, बाबा विश्वनाथ के मूर्तियों को तोड़, वहां पर शिवलिंग को तोड़ करके नाले में फेंका गया, तब क्यों नहीं खड़े हुए? इसलिए तब मोदी का विरोध नहीं करते। हाँ, मोदी ने जब आपके ऊपर हमला कर दिया तब आप मोदी की कब्र खुदेंगी, कोई कह रहा गाड़ देंगे, कोई कह रहा कुछ कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस बात पे लगातार कहती थी कि असहमति का भी सम्मान इस देश में होना चाहिए। यही तो किया 12 साल ने। योगी आदित्यनाथ जी शंकराचार्य को कहेंगे कि साहब वो कालनेमी है, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने देंगे। आज इन लोगों ने, पहली बात कि वो लोग आंखें खोले जो कांग्रेस पे उंगली उठा रहे थे, उनके भीतर ये तय होना चाहिए कि जिसको आप हिंदू हृदय सम्राट बना रहे हो, जो इनको हिंदू रक्षक बना रहे हो, उनसे पूछो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य आप हो, क्योंकि हमारे 4 वेदों के आधार पर 4 शंकराचार्यों की स्थापना हुई और सैकड़ों वर्ष से शंकराचार्य की परंपरा चली। क्या उन शंकराचार्यों का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आरएसएस के नेता मोहन भागवत हो और चाहे योगी आदित्यनाथ हो, क्या इसके लिए भी आपके हृदय से उनका विरोध जगा? नहीं जगा। और जब पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके दिग्विजय सिंह की कमेटी की रिपोर्ट को थोप दिया गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। और दूसरी तरफ हमारे नेता ने तो, राहुल गांधी जी ने, मैं उस चिट्ठी को नहीं भूल पाता हूं जब हैदराबाद के एक स्कॉलर रोहित वेमुला ने लिखी थी, पायल ताड़वी की लेकर के है, अनिल कुमार को लेकर के है, वो सोलंकी को लेकर के है, और ऐसे ही समान वर्ग में भी लोग हुए हैं। ऐसा नहीं है। जो कमेटी रिपोर्ट रखी है इसके संसद में, उसने कहा कि साहब 13,000 स्टूडेंट इस तरह के प्रतिवर्ष और 35 प्रतिदिन, जिसमें 60-40 का रेशियो बताया। 60% अगर दलित, शोषित, वंचित के वर्ग के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं ऐसी उत्पीड़न से, तो 40% उधर भी कर रहे हैं। इसी को लेकर के तो उस कमेटी ने कहा कि जब आरोप झूठे हैं तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए। इसको क्यों हटा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने? और आरोपों के बारे में कहा कि इसको और डिफाइन किया जाए। उनके 3 जो उसमें अमेंडमेंट थे, 3 जो मुख्य अमेंडमेंट थे, उसको हटा दिया गया और सीधे ला दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, आपने देखा कि एक भी नेता बीजेपी का खुल करके बोलने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों ने क्या क्या भाषाएं बोली,
और यहीं पर स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री गूंगे बने रहे। तो ये बात लोग कांग्रेस से न पूछें। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की कमेटी ने तो स्पष्ट कर दिया, उसका जवाब दें धर्मेंद्र प्रधान। तो पहली बात मैं अपने उन सारे भाइयों से कहना चाहता हूं जो सामान्य वर्ग के साथी हैं, सवर्ण हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि जातिगत सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। 3000 सालों से जो शोषित वंचित समाज है उसके खिलाफ क्या क्या उत्पीड़न नहीं होता, तो उसके खिलाफ आप भी खड़े होइए। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी विद्यालय में मैं एक चीज जानता हूं कि छात्र की कोई जात नहीं होती, छात्र स्वयं में एक जात। हमने भी यूनिवर्सिटी अटेंड की, हम भी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर है, लेकिन ये वही सरकार है ना कि जो पहले आपको मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया, मुसलमानों को तालिबानी बताया। ये तो वो लोग कह रहे हैं कि पहले मुसलमान लड़ा के देश के हिंदुओं को भड़काया, अब जातियों में लड़ा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं। हाँ, तो यही बात तो हम कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे थे ना, आप ही कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्या हो गया? एक भाई जिसको लगातार प्रताड़ित किया गया है, जिसके बीच में रोहित वेमुला जिसको अपनी आत्महत्या करनी पड़ी, एक बहन पायल तड़वी निकली, ऐसे तमाम लोगों को लेकर के। तो जब कानून बनाया गया तो दोनों तरफ देख करके बनाया गया कि भाई कोई गलत आरोप लगाए तो उसके खिलाफ भी जुर्माना और दंड का प्रावधान हो, उसको तो हटा दिया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ रोक लगाई है। लगता है कि जो है नया ड्राफ्ट तैयार होगा तो उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों की होनी चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, दिग्विजय सिंह साहब ने जो दावे के साथ कहा है, और उसके जिम्मेदार वो सांसद भी हैं, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के हर पार्टी के भी सांसद हैं, मैक्सिमम पार्टियों के, और भारतीय जनता पार्टी के तो बहुतायत में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। तो वो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उस कमेटी ने तो पूरे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज का दौरा किया। आपके वाराणसी में भी लोग आए थे, दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद आए थे, तो दौरा किया। तो उन दौरों के बाद ये सच्चाई सामने आई। और दूसरी तरफ इस चीज से आप मुंह मोड़ नहीं सकते। उसी कमेटी ने बताया कि देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 38 यूनिवर्सिटियों में सामान्य जात के वाइस चांसलर हैं, सामान्य कैटेगरी के लोग हैं। 7 जगह, उसमें से 2 जगह SC ST के लोग हैं, 4 जगह बैकवर्ड हैं, जहां पे सिक्योरिटी कमेटी का चेयरपर्सन उस वाइस चांसलर को बनाया जा रहा है। क्या वहां पे न्याय होगा? सवाल यह भी है। आज SC ST कोटे की तमाम सीटें खाली रखी जा रही हैं, NFS लिखा जा रहा है, नॉट फॉर सुटेबल, वो सुटेबल नहीं है, और EWS की मेरिट नीचे आ रही है, और उनकी मेरिट ऊपर जाने के बाद सुटेबल नहीं हो रहे हैं। तो आप इतने अन्याय करेंगे तो सवाल नहीं उठेंगे। और उसके बाद आप लगातार ये उम्मीद करते हैं कि साहब कांग्रेस इस पे उंगली न उठाए, कांग्रेस न बोले। अरे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो कहा कि प्रत्येक राज्यों में रोहित वेमुला एक्ट बने कि कल कोई भी दलित, शोषित, वंचित समाज का बच्चा उसकी प्रताड़ना न हो, उसको रोकने के लिए। और ये बहुत पहले से तो चूंकि तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में चीजें कमेटियों ने काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री ने क्या किया? ये तो यूनिवर्सिटीज में, शैक्षणिक संस्थान में छात्र को छात्र लड़ाने का काम किया। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहले मुसलमानों के खिलाफ भड़काया, फिर उसके बाद दलित और बैकवर्ड करा रहे हैं, उसके बाद अगड़े से लड़ाई करा रहे हैं। ये कौन करा रहा है? तो अब आंखें खोलें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग अंधभक्त बने हुए थे वो अपनी आंखें खोल के देखें कि नरेंद्र मोदी की सरकार केवल सत्ता से पैसा, और पैसा अभी आपको नहीं मिलने वाला, उनके कुछ लोग हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं इस पे लूँगा कि जो लोग विरोध कर रहे थे मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ इतनी सारी टिप्पणी, लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है, जब इलेक्शन आएगा तो वोट उन्हीं को देंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो आपके कैमरे गवाह हैं, और उन लोगों के भी चेहरे को समाज ने देखा है, तमाम चैनलों के माध्यम से, आपके माध्यम से भी। वो अपनी अंतरात्मा को, पहली बात कि क्या जवाब देंगे जिस योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिस अमित शाह के खिलाफ क्या क्या अपमानजनक बातें बोली, मैं नहीं बोल सकता। तो उनको जरूर सोचना चाहिए, और नहीं तो मैं इस बात को कहता हूं कि अगर उनके अंदर तनिक भी अपने प्रति खांटी ईमानदारी होगी, समाज के प्रति होगी, तो बिल्कुल है कि ऐसी सत्ता, ऐसी संगठन को लात मार करके आपको आगे आना चाहिए जो देश को तोड़ने का काम करती हो, जो समाज को बांटने का काम करती है। सावधान रहिए। एक बात ये निकल कर भी आई कि जब ये पूरा आंदोलन हो रहा था कि उनका कहना था, जो आंदोलन कर रहे थे, कि हमारे पूर्वजों ने अगर गलतियां की हैं तो उसकी सजा आज के लोगों को क्यों मिले? नहीं, देखिए, वो बात सही है। बात इसलिए सही है कि 3000 साल पुरानी जो दास प्रथा थी, जो सामंती प्रथा थी,
वो उस जात के बच्चे से पूछिए जिनके जात पे गालियां समाज में बनाई गई। वो चीजें धीरे धीरे दूर हो रही थी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार नफरत की राजनीति करती है, बांटने का काम करती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है, वही तो किया। वो नौजवान कह तो रहे हैं, पहले हमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया, आदिवासियों के खिलाफ भड़काया गया, फिर पार्टियों के खिलाफ भड़काया गया कि साहब जो विरोध करे वो देशद्रोही है। अब हमें अपने भाई से, उन्हीं का तो नारा था कि जात पात की करो विदाई, और उसके बाद ये हालत आ गई। तो वो पूछते तो थे दलित कि साहब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हमारा स्थान कहाँ रहेगा, हमारा सम्मान कहाँ रहेगा। तो ये चीज जो पिछले दौर में घटी थी, उसी को लेकर के लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही थी। भाई 118% ये चीजें बढ़ी हैं। आज भी होता है? बिल्कुल हो रहा है। नहीं होता तो रोहित वेमुला ऐसा क्यों मारा जाता, पायल तड़वी क्यों मार अपने करती, और ऐसे नहीं, ये होनहार छात्र थे। अनिल कुमार क्यों मरता, बहुत से लोग हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दंश समान जात के भी छात्रों के बीच में आया है, 60-40 का रेशियो है। तो इस चीज को कम करने के लिए जो दिग्विजय सिंह की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि साहब जो दोषी हो वो बचने ना पावे, लेकिन जो निर्दोष हो उसको सजा ना मिले। ये बात अखिलेश यादव ने भी कही थी। बिल्कुल कहना चाहिए, जो भी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं हम लोग बिल्कुल इस बात को कहेंगे। लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, जो सबसे बड़े दलितों के शुभचिंतक बन रहे थे, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोले, योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए, इनके विधायकों को बोलना चाहिए। आखिर इनके ही लोग तो थे जो उनको उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे थे, उनको गाड़ने की बात कर रहे थे, काटने की बात कर रहे थे। हम तो भाषा नहीं बोलते। अगर ये बात कोई अन्य संगठन के लोग बोलते, अन्य विश्वविद्यालय में बोलते, तो आज जेलों में होते, बड़े मुकदमे होते हैं। तो ये लोग आंखें खोलें। और जिनके बारे में आप कह रहे हैं, मैं उन नौजवानों से कह रहा हूं कि अगर छात्र नौजवान जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय किसी कॉलेज में जाता है, तो एक नारा जरूर आप अपने मन में लगाइए कि छात्र की कोई जात नहीं होती, छात्र की जात एक होती है। वो होती है कि अपने विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा को ग्रहण करते हुए सुंदर, सशक्त, सुदृढ़ भारत के निर्माण में आपका योगदान जरूरी है। इनके नारों पे मत चलिए, बटोगे कटोगे, 80-20 की राजनीति है। जब प्रधानमंत्री यहां पे कपड़े से पहचान लेता है, 80-20 की राजनीति की बात मुख्यमंत्री करता है, कटोगे तो बटोगे, तो किसने काटा आपको, किसने बांटा आपको? अगर आज भी आपकी आंख नहीं खुलती है तो मुझे लगता है कि आपका भविष्य अंधकारमय है। इससे ज्यादा नहीं कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से। इनकी बातों को आपने सुना, और यूजीसी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है, पिछले 24 घंटों से आप उनके खिलाफ खबरें देख रहे होंगे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया और वो बातें भी बताई कि जो सिफारिशें हमने की थी उसमें 2-3 चीज़ों को तो माना गया, लेकिन 2 ऐसी चीज़ें थी जिसमें इन्होंने बताया कि सज़ा का जो है प्रावधान होना चाहिए अगर गलत आरोप हो, और ये एक मानदंड होना चाहिए कि सज़ा भेदभाव आखिर है क्या, उसका विस्तारीकरण होना चाहिए। वो चीज़ उसमें नहीं था, इसको लेकर ही विरोध ज़्यादातर हो रहा था। इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।